हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास के स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2022 के सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यही क्वेश्चन हर वर्ष रिपीट होते हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखा करें और पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठा करें जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखा करें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ उसको आपको नोट कर लेना है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। इस बार सीटेट पास करना है बेहतरीन अंकों से, बिल्कुल फ्री में। अगर आपको तैयारी करनी है सीटेट एंड यूपीटेट एग्जाम की तो अभी कभी सब्सक्राइब करें चैनल को। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पढ़िए उससे जो एग्जाम को निकाला हो। ओके, 4 वर्षों का अनुभव है मेरा, ठीक है। तो वही अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और बिल्कुल फ्री में आप लोग जो है अपनी तैयारी यूट्यूब से ही कर सकते हैं और सीटेट एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। ओके, एक विश्वास के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल से। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग है, देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थूल गायात्मक कौशल का उदाहरण है? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका सही होगा। प्रैक्टिस का खेल है ये सीटेट। अगर जितना प्रैक्टिस कर लिए, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, उतने स्कोर आपके अच्छे आएंगे, ये मान के चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थूल गायात्मक कौशल का उदाहरण है? यहाँ पे चित्र बनाने के लिए जो है पेन पकड़ना, कागज़ को आढ़ा टेढ़ा यानी कि जिगजैग तरीके से जो है काटना, धागे में माला जो है पिरोना, खंबे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना। तो यहाँ पे देखिए, स्थूल गायात्मक कौशल का जो उदाहरण है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, यहाँ पे पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखना कि बच्चों का विकास जो है कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? केंद्र से बाह्य की ओर, या पैर से सिर की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या जटिल से सरल की ओर? बताइए सब लोग। बच्चों का विकास जो है कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये देखिए, पैर से सिर नहीं, सिर से पैर की ओर जो है बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है। सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, बच्चों का जो विकास बढ़ता है वो केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है। यहाँ पे दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से लिख दूँ, नोट कर लेना। चलिए, अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि बच्चे का जो है समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। आगे क्या है? कारण आर क्या कह रहा है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक जो है कारक है। सही विकल्प चुनना है। वैसे तो दोनों आपके सही लग रहे हैं, दोनों आपके सही लग रहे हैं। यहाँ पे देखना, ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक का जो है सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखना, बिल्कुल सरल प्रश्न है कि बच्चे का जो समाजीकरण है सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा ही होता है, और परिवार बच्चों के समाजीकरण का जो है प्राथमिक कारक है। तो दोनों आपके सही थे। आर ए का सही व्याख्या करता है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? संरक्षण, या अनुक्रमता, या सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, या तार्किक अनुप्रयोग? और जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे। पेडागॉगी में तो थोड़ा सा समय आपको लेना ही लेना है। पेडागॉगी जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट में, उसमें आपको समय लेना है थोड़ा सा। जल्दबाजी में करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। हाँ, कंटेंट में आप जल्दी कर सकते हैं क्योंकि वो रटा रटाया होता है। यहाँ पे पूछ कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? तो वो जो है वो आपका है क्या?
सांकेतिक प्रतिनिधिकरण है। ओके, यहाँ पे तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे, जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? संवेदीगामक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। इससे प्रश्न आना ही तो आना है, अवस्था से क्वेश्चन आना है, हर बार का नियम है। ध्यान से पढ़ना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को जो है श्रेणियों में व्यवस्थित करने में जो है सक्षम हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं, यहाँ पे देखना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे देखना, किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा जो है संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है? पाड़ का, या वस्तु स्थायित्व का, या स्कीमा का, या समीपवर्ती विकास का क्षेत्र का प्रयोग? बताइए, किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है? बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और भी क्लासेस और भी सीटेट की डिटेल में वीडियो देखनी है, सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न का वीडियो देखना है, तो एक बार सभी लोग प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेंगे। एंड टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन आपको कर ही लेना है क्लास ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे शिक्षक का क्या पूछ रहा है कि किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है? तो स्कीमा का प्रयोग किया जाता है संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए। ओके, यहाँ पे स्कीमा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखना, जब मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगा ना, जैसे हर एक टॉपिक करवा दूंगा, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपका लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, पूरा फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे देखना, रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहालबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? परंपरागत, या पूर्व परंपरागत, या उत्तर परंपरागत, या औपचारिक परंपरागत? बताइए सब लोग, 7 का जवाब दीजिए सब लोग। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और कुछ भी डाउट है आपके मन में टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अपेयरिंग में हैं, बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं सीटेट के लिए। ओके ना, पहले होता था कि 3rd सेमेस्टर में आप लोग जाएं, 2nd ईयर में जाएं, तब आप एलिजिबल रहेंगे। अब आपका बस एडमिशन होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं यूपी टेट के लिए भी और सीटेट के लिए भी, और वैलिड भी रहेगी आपकी मार्कशीट। ओके ना, लाइफ टाइम के लिए अब तो कर दिया गया है। तो 7 का आपका जो है कौन सा सही होगा डियर? यहाँ पे आपका पूर्व परंपरागत हो जाएगा। किस स्तर में है? पूर्व परंपरागत में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाड़ प्रदान करते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, या प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, या उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके? 8 का जवाब देना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल प्रश्न है ये, कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना जो है करते हैं, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाड़ प्रदान करते हैं? तो वो जो है उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके प्रदान करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग यहाँ पे दूसरा वाला जवाब दिए थे। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न ये है, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का जो है सही युग्म चुनना है आपको। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनना है आपको। 9 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे केवल यही वाला सही है, लेव वाइगोस्की का सांस्कृतिक उपकरण, यही आपका बिल्कुल सही है बस। ओके, चलिए बहुत अच्छे। एक प्रगतिशील कक्षा जिसे क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत जो है करती है? ज्ञान सृजन की चाह को, या विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव का, या सामाजिक संदर्भों से अलगाव, या विषय वस्तु का कंठस्थीकरण? बताइए, 10 का जवाब दीजिए। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? एक प्रगतिशील कक्षा जो है किसे समुन्नत करती है? तो ये ज्ञान जो है सृजन की चाह को जो है समुन्नत करती है। 10 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो है उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इस प्रश्न को। चलिए बताइए सब लोग, उसके पास जो है किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। अंतःवैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक या शारीरिक गतिक संवेदी या संगीतात्मक। 11 का जवाब दीजिए सब लोग, और वीडियो को लाइक कर दें सब लोग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जो है आपका शारीरिक गतिक संवेदी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 11 का तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न जो है उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। जेंडर सशक्तिकरण की, या जेंडर समानता की, या जेंडर पक्षपात की, या जेंडर समतुल्यता की। बताइए, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। तो यहाँ पे देखिए, लड़कों को ही केवल जो है भ्रम व प्रश्न पूछने का अवसर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जेंडर पक्षपात किया जा रहा है। सभी को आपको बराबर मानना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। सबको मौका देना है, ठीक है। सबको जो है अवसर देना है भ्रम व प्रश्न पूछने का, ओके ना। किसी एक जेंडर को बढ़ावा आपको नहीं देना है। यहाँ पे तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेंडर पक्षपात से 100% क्वेश्चन आएगा, ओके ना। जहाँ पे एक की जो है ज़्यादा तुलना की जाए, एक को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो वहाँ पर आपका जेंडर पक्षपात हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अधिगम दर में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएँ किसका परिणाम है। केवल जो है अनुवंशिकता का, केवल पर्यावरण का, अनुवंशिकता का पर्यावरण दोनों का, ना तो अनुवंशिकता ना ही पर्यावरण का। बताइए, 13 का जवाब दीजिए सब लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए मैं बता दूं, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। अगर मैं बता दूं ऑप्शन में आपको केवल दिख जाए, तो अगर नहीं है तो पूछता तो ये आपका हो जाता, नेगेटिव पूछता तो नेगेटिव आंसर आपको देखना है। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव आपको उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पे केवल अगर ऑप्शन में दिख जाए, कहीं भी ऑप्शन में आपको केवल दिख जाए, तो वो आपका गलत होगा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे अनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे कि आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। बताइए सब लोग, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। कि आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। यह रचनात्मक आकलन केवल जो है निर्देशन के अंत में होता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का समान स्तर मानकर इस्तेमाल करना चाहिए। यह अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताया था पहले की क्लास में कि पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। मैं आपको पहले की क्लास में बताया था कि अगर ऑप्शन में अवसर दिख जाए तो वो आपका सही होता है, अगर पॉजिटिव प्रश्न है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। अब प्रश्न को कैसे पहचाने कि ये पॉजिटिव है और कैसे पहचाने कि ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे पूछ कह रहा है कि आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। पॉजिटिव है ना, अगर क्या नहीं सही है तो नेगेटिव हो जाता प्रश्न, समझ गए होंगे ना। क्या सही पूछ रहा है तो पॉजिटिव आपको उत्तर ढूंढना है, इसमें पॉजिटिव आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कल की क्लास में भी कि मानकीकृत परीक्षण दिख जाए, कहीं पे भी क्या दिख जाए, मानकीकृत परीक्षण दिख जाए, तो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। मैं अभी बताया इस प्रश्न के पहले कि केवल प्रश्न में दिख जाए, केवल जो है ऑप्शन में दिख जाए तो वो भी आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। मानक निस्पंदन ये भी आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। यहाँ पे आपका यही वाला केवल सही है। डेली क्लास देखने का यही फ़ायदा होगा। ये जो नेगेटिव टैग वर्ड हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ये रट जाएंगे आपको। बस डेली आपको क्लास देखना है। एक विश्वास के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल से। हमारे चैनल से आपको मैं कह रहा हूँ कि निश्चित ही आपको मदद मिलेगी, ओके। चलिए, और बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाएगी सीटेट एग्जाम की, ओके ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखना यहाँ पे कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हैं, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है,
एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न या वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्याशमण जो है शामिल हो। तो यहाँ पे केवल दिख गया तो ये तो आपका गलत ही है, क्योंकि पॉजिटिव प्रश्न आपका है, तो पॉजिटिव आंसर आपको जो है ढूंढना है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हैं। ओके, यहाँ पे 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा में जो है किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यचर्चा की, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, अगम्य इमारती ढांचा या विविधता को स्वीकृति। बहुत ही सरल प्रश्न है, मैंने बताया किसकी आवश्यकता है। पॉजिटिव आपका जो है क्या है, क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव आंसर भी आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे मानकीकृत आपका नेगेटिव है, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा नहीं देना है, सबको सामान्य मानना है, आगामी इमारती ढांचा ये भी आपका नहीं होगा, विविधता को स्वीकृति आपका सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है डियर? विविधता की स्वीकृति को, यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अभिगतन ए क्या कह रहा है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। कारण आर क्या है कि पाठ्यचर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, ए आर दोनों सही हैं या गलत हैं? कौन किसकी व्याख्या करता है, कौन किसकी व्याख्या नहीं करता है, ये आपको बताना है। अभिगतन ए क्या कह रहा है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण आर क्या है कि पाठ्यचर्चा की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, औसत विद्यार्थियों को नहीं, सबको ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो यहाँ पे आपका ये वाला सही हो जाएगा। ओके, चलिए, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? इससे क्वेश्चन आना ही आना है। अधिगम विकार से, अधिगम विकार से क्वेश्चन बहुत आता है, हर बार का रूल है। एक प्रश्न तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ। अधिगम विकार से पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक, गयात्मक। तो यहाँ पे अधिगम विशिष्ट हो जाएगा। ओके, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डिस्कैलकुलिया पूछे तो गणितीय विकार हो जाएगा, डिस्ग्राफिया पूछे लिखने से हो जाएगा, डिस्मोर्फिया पूछे तो भ्रम हो जाता है, वो डिस्मोर्फिया कहलाता है। इसकी मैं स्पेशल क्लास लूँगा अधिगम विकार की। ठीक है, जो भी होते हैं डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, ठीक है, ये सब पढ़ाऊँगा। ओके ना, चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्वालीनता विकार का जो है विशिष्ट लक्षण है? बाधित संप्रेषण या दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह या उच्च स्तरीय शब्द भंडार या परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्वालीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है इसमें? तो वो आपका है बाधित संप्रेषण। ओके, चलिए, 19 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे बिल्कुल सरल प्रश्न है। चलिए, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध कठिनाई के जो है कार्य देकर या मानकीकृत निर्देश देकर, ये तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, केवल भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को उपेक्षा करके नहीं, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर पूर्ति किया जा सकता है। ठीक है, विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का पूर्ति किया जा सकता है श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर। यहाँ पे 20 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब तो आप लोग पहचान जाते हैं ना कि नेगेटिव आपका कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संदर्भ से हटकर या अप्रासंगिक या बहुत ही अमूर्त या संयोजित। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग डियर, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया करो, बस अंदर से मोटिवेशन आता है, आप लोगों के प्रति और भी मेहनत करने का मन करता है। अधिगम तब अधिक जो है अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को जो है संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति जो है क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, या इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, या विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए? कंठस्थ तो आपको रटाना तो है ही नहीं है बच्चों को, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। तो एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ना, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। तो अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? डियर, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना है और रटाना नहीं है कभी, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चे को अपना भगवान मानना है, तभी आप सीटेट पास कर पाएंगे, ठीक है। अपना बच्चा बिल्कुल मानना है, जहाँ पे भी बच्चे की बात की जाए तो अपना बच्चा मान लीजिए, आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, या विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, या विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ? बताइए कौन कौन सा सही होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। 23 का जवाब दीजिए। तो विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होने चाहिए, और विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैली होनी चाहिए। तीनों होने चाहिए आपके, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह किसको बढ़ावा देना चाहता है? वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, या कंठस्थीकरण को, या अनुकरण को? बताइए किसको किसको बढ़ावा देना चाहता है? 24 का जवाब देना सभी लोग। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। तो वह किसको बढ़ावा देना चाहता है? वैज्ञानिक तर्क को और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना चाहता है। तो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा वाला सही होगा, तो यहाँ पे आपका जो है यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कंठस्थीकरण आपको नहीं करवाना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से जो है अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? मैं बताया था ना, ऑप्शन में अगर ये प्रश्न है, ये तो अगर ऑप्शन में सक्रिय दिख जाए तो आपका पॉजिटिव होता है, सही हो जाएगा। निष्क्रिय दिख जाए तो आपका नेगेटिव होता है। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, खोज, अन्वेषण? तो पूछताछ तो महत्व देती हैं, चर्चाएं भी महत्व देती हैं, खोज अन्वेषण भी महत्व देती हैं, व्याख्यान आपको नहीं कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है कम महत्व देती है सक्रिय भूमिका को, ओके ना, व्याख्यान। चलिए, अब विघटन ए क्या है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। कारण आर क्या है? शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा नहीं सही है, कौन किसकी व्याख्या करता है, कौन किसकी व्याख्या नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखना क्या है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाहर रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए, ये आपका गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता होती है? कार्यात्मक स्थिरता की, या अपसारी चिंतन की, या केंद्रित ध्यान की, या सदृश मूल चिंतन की? आप लोग वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। सबसे ज़्यादा लाइक आज की इस वीडियो में होनी चाहिए। तो प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है?
तो ये जो है कार्यात्मक स्थिरता की जो है बहिष्करण की आवश्यकता है। यहाँ पे 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपनी जो है असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है, वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम असहायता को, मस्तिष्क सुघटिता को, या उच्च स्तरीय व स्व अस्मिता को, या संबंधता का भाव? बताइए। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। एक विद्यार्थी अपनी जो है असफलता का कारण अपनी योग्यता को की जो है कमी को मानता है, वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं देती। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? तो ये अधिगम असहायता को जन्म दे सकती है। ओके, अधिगम असहायता को। अगला प्रश्न, अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करें, या उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, या उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, या केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। तो ये तो आपका गलत ही होगा, केवल दिख गया। तो बताइए 29 का जवाब दीजिए सब लोग। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि जो है उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, या युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, या मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, या की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है? तो 30 का जितने भी लोग यहाँ पे जो है तीसरा जवाब दे रहे हैं कि घोषणात्मक ज्ञान जो होता है वो मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना होता है, घोषणात्मक ज्ञान। यहाँ पे तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की सीडीपी की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास। 15 क्वेश्चन हम लोग पेडागॉजी के सॉल्व किए हैं, 15 आपके कंटेंट थे। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताना, और डेली ऐसे ही क्लास देखने के लिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी सीटेड फार्म की अपडेट आए, जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।